Hello everyone, this is Anjali and welcome back to my channel Korean Drama Explanation। आज मैं लिटिल वुमेन एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल में जाकर देख लीजिए। एंड फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप सबके लिए ऐसी वीडियोस बनाती रहूँ। सो फ्रेंड्स, आपको ज़्यादा देर ना कराते हुए हम वीडियोस की तरफ बढ़ते हैं। लिटिल वुमेन एपिसोड 7 की शुरुआत इनक्विन के साथ होता है, जो अपने सामने ग्रैंड आंट को देखती है जो अब मर चुकी थी और इंजू के हाथ खून से लथपथ थे। इंजू खुद को ब्लेम कर रही होती है कि सब उसी की वजह से हुआ है, क्योंकि वही आंट से पैसों से रिलेटेड बात करने आई थी और वही ऑर्किड्स के बारे में पूछ रही थी। इनक्विन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या है। जब भी वहाँ भाग के डॉयल आता है और इंजू उसे देख के सडनली बेहोश हो जाती है और अचानक से इनक्विन ग्रैंड आंट की बॉडी के साइड में वही ब्लू ऑर्किड्स नोटिस करती है। इसके बाद सीन ग्रैंड आंट के फ्यूनरल में शिफ्ट होती है, जहां इंजू बिल्कुल चुप थी। बाद में इंजू पार्क जैसे की वाइफ से पूछती है कि उसने वो ब्लू ऑर्किड्स उसको क्यों दिया, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि उस ऑर्किड्स का पक्का रिलेशन ग्रैंड आंट की डेथ से है, क्योंकि जब लास्ट टाइम उसने उस ऑर्किड्स को स्मेल किया था वो रेस्टलेस फील करने लगी थी और उसे नाइटमेयर्स आ रहे थे। जिसके बाद वो उस फ्लावर को लेकर ग्रैंड आंट से मिलने आ गई और ग्रैंड आंट के रूम में एंटर करने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं था। पार्क जे की वाइफ बताती है कि वो उसके ग्रैंड आंट को बचपन से जानती थी और वो उसके बहुत ज्यादा क्लोज थी, क्योंकि वो उनके पास एज अ नर्स वर्क किया करती थी। वो अपने बचपन की एक स्टोरी बताती है जब उसने अपनी मदर को मृत अवस्था में देखा था। जब ही इंजू के ग्रैंड आंट ने उसे उस डोर को बंद करके और रूम को तब तक बंद करने के लिए कहा जब तक वो अपने दर्द से भरे इमोशन को कंट्रोल करना नहीं सीख लेती है, तब तक उसे ऐसा ही जीना पड़ेगा। और वो इंजू को भी ऐसा ही करने के लिए बोलती है, क्योंकि वो जब से अब तक वैसा ही करती आ रही है। और वो कहती है कि शायद ग्रैंड आंट ने भी तुमसे यही बताया होगा, लेकिन इंजू उसकी बातों से एग्री नहीं करती है। और अब उसका इरादा यही था कि वो पता लगाए कि उस रात क्या हुआ था और उसके ग्रैंड आंट को किसने मारा। इसके बाद उसमें हिम्मत नहीं बची थी कि वो किसी पे ट्रस्ट कर पाए और वो पार्क जे की वाइफ को कहती है कि अब वो उस पर भी ट्रस्ट नहीं करती है। बाद में ग्रैंड आंट का विल पढ़ा जा रहा होता है, जहाँ इनक्विन के साथ साथ ग्रैंड आंट के सारे रिलेटिव्स मौजूद थे। यहाँ पता चलता है कि ग्रैंड आंट ने अकेले ही इनक्विन को अपना इनहेरिटर बनाया था, लेकिन इससे कई ज्यादा वो कर्ज पीछे छोड़कर चली गई थी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोन्स लिए थे। ये सब सुनकर ग्रैंड आंट के सारे रिलेटिव्स पीछे हट जाते हैं, लेकिन इनक्विन उन सब चीजों को अकेले हैंडल करने के लिए सहमत हो जाती है। बाद में इंजू डॉयल के ऑफिस जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो पहले से ही जानता था कि क्या होने वाला था, लेकिन डॉयल उसे बताता है कि वो भी उसके जैसा ही हैरान था। इंजू हवा यंग और ग्रैंड आंट के मर्डर के पीछे विक्टिम का पता लगाने के लिए उसकी हेल्प मांगती है और बदले में उसे कहती है कि वो सारे पैसे अपने पास रख सकता है। लेकिन डॉयल उसे बताता है कि उसके पास सच या सबूत खोजने के लिए सिंगापुर जाने से पहले इनफ टाइम नहीं है। वो कहता है कि जैसे उन्होंने प्रॉमिस किया था वो पैसे को वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डॉयल बस उसे उसके साथ सिंगापुर जाने के लिए रेडी होने के लिए कहता है। बाद में हम इंजू को देखते हैं जो इनक्विन को कंसोल कर रही थी, क्योंकि उसे ग्रैंड आंट के लिए बहुत बुरा फील हो रहा था और वो उनकी कंपनी में हुए लॉस का जिम्मेदार खुद को समझ रही थी, क्योंकि वही थी जो उनकी कंपनी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी, जबकि ग्रैंड आंट उसे कब से अपने कंपनी में काम करने के लिए बुला रही थी। लेकिन इंजू उसे ज़्यादा टेंशन लेने से मना करती है और कहती है कि वो सब कुछ संभाल लेगी। मीनवाइल ग्रैंड आंट का अटॉर्नी इनक्विन को उनका बिलोंगिंग्स देता है, जिसमें पेपर्स के साथ साथ उसे एक कार्ड भी देता है, लेकिन इनक्विन उस कार्ड पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और वो ग्रैंड आंट के साथ अपनी बिताई हुई कुछ मेमोरीज को याद करने लगती है। जब भी उसके पास इंजू की कॉल आती है और वो उसे न्यूज़ देखने के लिए कहती है, क्योंकि किसी आदमी ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया था कि उसने ग्रैंड आंट को मारा है। बाद में इंजू और इनक्विन उस आदमी के कन्फेशन को देख रहे होते हैं और वो आदमी बहुत टाइम से ग्रैंड आंट का कुक था। वो आदमी जो भी रीज़न दे रहा था उससे इंजू और इनक्विन को बिलीव नहीं हो रहा था कि उसने ऐसे रीज़न के लिए ग्रैंड आंट को मारा है। कुछ देर बाद जोंगो भी वहाँ पे आता है और वो उन दोनों को कन्फेशन वीडियो की लास्ट क्लिप देखने के लिए बोलता है, जहाँ वो देखते हैं कि लास्ट में वो आदमी ब्लू ऑर्किड्स को उठा रहा है। दूसरी साइड पार्क जे की सेक्रेटरी डॉयल के ऑफिस में आती है और वो उससे पूछती है कि वो उसके सबऑर्डिनेट पे अटैक क्यों कर रहा है। डॉयल उससे कहता है कि अगर वो इंजू को ऐसे ही नुकसान पहुंचाती रहेगी तो अब उसकी नेक्स्ट टारगेट वही होगी। सेक्रेटरी कहती है कि जो भी इंजू के साथ हुआ है उसमें उसका कोई भी हाथ नहीं है। ये सब सुनकर डॉयल
कहता है कि अगर वो इन सब में शामिल नहीं है तो फिर वो पता लगाए कि इन सब इंसिडेंट के पीछे कौन है, नहीं तो वो उसको छोड़ने वाला नहीं है। बाद में इनक्विन, इंजू और जोंगो ग्रैंड आंट की ऑफिस की तलाशी ले रहे होते हैं कि कोई उन्हें सबूत मिल जाए, जिससे इनक्विन को ग्रैंड आंट के उस सस्पिशियस कार्ड की याद आती है और वो उसकी हेल्प से एक सीक्रेट रूम को ओपन करती है। जब वो तीनों उस रूम में जाते हैं तो एक खाली लॉकर को देखते हैं जिसमें वही ब्लू ऑर्किड्स था और यहाँ वो ग्रैंड आंट का मर्डरर ही छोड़कर गया था। अब इनक्विन ज्यूग्रेन सोसाइटी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रेडी थी, क्योंकि उस सोसाइटी के मेंबर्स एक एक करके ब्लू ऑर्किड्स की वजह से मारे जा रहे थे और वो जानना चाहती थी कि ब्लू ऑर्किड्स के पीछे कौन है जो क्राइम करते जा रहा है। इस बार इंजू उसका साथ दे रही थी और वो बताती है कि उसके नाम पर 7 मिलियन वॉन सिंगापुर में है और वो प्लान बनाती है कि उन पैसों से ब्लू ऑर्किड्स का सच सामने लेकर आएंगे और वो उस लेजर को इनक्विन को देने के लिए कहती है ताकि वो पार्क जे-सेंग का सच सामने लेकर आए। उसके बाद इंजू का प्लान था कि वो पैसों के साथ इन्हें को भी अपने साथ एक सेफ प्लेस सिंगापुर लेकर चली जाएगी। दूसरी साइड पार्क जे-सेंग मेयरल इलेक्शन को जीत जाता है और इनक्विन, इंजू और जोंगो को रियलाइज होता है कि उसकी स्पीच सेम जनरल वॉन गिसियोन की स्पीच की तरह है जो उन्होंने वियतनाम वॉर के समय दिया था। जब वो तीनों उस वियतनाम वॉर की वीडियो को देख रहे होते हैं तो सडनली इनक्विन की नज़र अपने ग्रैंड आंट पे पड़ती है जो उस वीडियो में थी। ग्रैंड आंट को वीडियो में देखकर तीनों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो और ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे और वैसे ही सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होती है जहाँ उसका स्पीच रिपीटली उसके फादर इन लॉ के लिए प्ले किया जा रहा था। बाद में पार्क जे-सेंग अपनी वाइफ से पूछता है कि वो ग्रैंड आंट के फ्यूनरल में क्यों गई थी जबकि उसने उसकी हेल्प के लिए कहा था। वो कहता है कि वो ये सब बस उसके लिए ही कर रहा है, लेकिन उसकी वाइफ बोलती है कि उसने उससे शादी इसीलिए की क्योंकि वो जनरल वॉन की डॉटर थी और ताकि वो बाद में जाके मेयर बन सके। लेकिन पार्क जे-सेंग कहता है कि उसने उससे शादी इसलिए की क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। पार्क जे-सेंग अपनी वाइफ के पास जाकर बैठ जाता है जिससे वो उसे दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन पार्क जे-सेंग उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता है। इवन वो उस टाइम उससे डर रही थी, लेकिन वो कहती है कि वो उसके फादर की याद दिलाता है क्योंकि उसके फादर भी बिल्कुल उसी की तरह थे। और इन सब के बाद उन दोनों में फाइट होने लगती है और ये सारी बातें पार्क ह्यूरिन अपने रूम में सुन रही थी और वो पैनिक होकर वही ऑक्सीजन एक्सरसाइज कर रही थी, जिससे अचानक आवाज़ सुन के इन्हें डर जाती है। इन्हें विंडो से देखती है कि पार्क ह्यूरिन की मदर वहाँ से भागने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन पार्क जे-सेंग और उसके बॉडीगार्ड्स उन्हें वहाँ से भागने से रोकते हैं। पार्क ह्यूरिन को डरा हुआ देख के इन्हें उसे उसी सीढ़ियों पर चलने के लिए कहती है जो वो पिछली बार उसकी मदर की वजह से वो दोनों नहीं जा पाई थी। बाद में इनक्विन और इंजू अपने ग्रैंड आंट के सामान को देख रही होती है ताकि उन्हें ज्यूग्रेन सोसाइटी के बारे में और ज़्यादा क्लूज़ मिल सके। यहाँ उन दोनों को पता चलता है कि उनकी ग्रैंड आंट अमेरिकन आर्मी की नर्स थी और 12 मेंबर्स उसी ज्यूग्रेन सोसाइटी के थे जो वहाँ पे डिफरेंट यूनिट्स में काम किया करते थे, लेकिन सब हॉस्पिटल में ही मिले थे। और ये सब उन दोनों को जब पता चलता है जब इंजू को एक फ़ोटो मिलती है जिसमें सारे मेंबर्स हॉस्पिटल के रूम में होते हैं। ऑन दी अदर हैंड्स इन्हें और पार्क ह्यूरिन उन सीढ़ियों से एक एटिक में पहुंच जाती हैं और वहां पार्क ह्यूरिन अपने पुराने डॉल हाउस को चेक कर रही होती है और इन्हें वहां एक पुरानी एल्बम देखती है जिसमें पार्क ह्यूरिन की मदर की बचपन की पिक्चर्स थी। वो नोटिस करती है कि कोई पर्सन की पिक्चर उस एल्बम में कट कर दिया गया है। बाद में वो दोनों एक रूम मॉडल को देखती हैं जो बिल्कुल हवाई के मर्डर सीन की तरह था। वैसे ही क्लोजेट में बहुत सारे कपड़े और एक लड़की हिल्स के साथ लटकी हुई थी और इस रूम मॉडल को पार्क ह्यूरिन की मदर ने ही बनाया था और उस मॉडल का नाम क्लोज्ड रूम था। बाद में इनक्विन, इंजू और जोंगो सारे मिलकर सबूत के डॉट्स को जोड़ने में लगे थे कि इन सब का क्या लिंक है, जिनसे उन्हें पता चलता है कि ज्यूग्रेन सोसाइटी का एक मेंबर कहीं गायब हो गया था और बाकी मर चुके हैं, इंक्लूडिंग उनकी ग्रैंड आंट और एक पार्क जे-सेंग के फादर इन लॉ हैं जो अभी कोमा में हैं। उन तीनों को पता चलता है कि जो मिसिंग पर्सन था उसका नाम चॉय हीजे था और वो कोई और नहीं बल्कि डॉयल के फादर होते हैं, जिससे इंजू शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट डे पार्क जे-सेंग दोनों गर्ल्स के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और वो हीरोइन से कहता है कि अभी उसकी मदर बीमार है और वो अपने रूम में रेस्ट कर रही हैं और उन्हें कुछ टाइम अकेले छोड़ने के लिए कहता है ताकि वो सही से रिकवर हो सके। बाद में इनक्विन और इंजू डॉयल के मदर से मिलने जेल में जाती हैं ताकि वो उनके हस्बैंड और ज्यूग्रेन सोसाइटी के बारे में पता लगा सके। इनक्विन डॉयल की मदर से कहती है कि उन्हें पनिशमेंट मिली है एक आदमी को हैमर से मारने के लिए और उसके बाद उनको जेल हो गई, लेकिन उसको डाउट था कि कोई भी फीमेल फर्स्ट टाइम इतनी परफेक्शन से किसी का मर्डर नहीं कर सकती है। तो पक्का डॉयल की मदर को किसी ने पूरा स्क्रिप्ट तैयार करके दिया था कि उस आदमी को कैसे मारना है। इनक्विन उनसे उस रात हुए मर्डर के बारे में पूछती है
कि उस क्राइम का पक्का कुछ लेना देना है जिसके कारण आज वो जेल में है, क्योंकि कुछ दिन बाद डॉयल को भी स्कॉलरशिप मिल गई थी। डॉयल की मदर ये सब सुन के गुस्सा हो जाती हैं और वो उन दोनों को कुछ नहीं बताना चाहती थी, जिससे इंजू बताती है कि अगर उन्होंने सब कुछ सच नहीं बताया तो शायद उनके बेटे डॉयल और उसकी लाइफ डेंजर में आ सकती है, क्योंकि उनके पास कंपनी का लेज़र है और उस लेज़र को वो दोनों ही हैंडल कर रहे हैं और ऑलरेडी उस लेज़र की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है। ये सब सुनने के बाद डॉयल की मदर डर जाती हैं और वो इंजू से कहती हैं कि वो एक मैसेज डॉयल तक पहुंचा दे, क्योंकि डॉयल कब से अपने आंसर के तलाश में था, तो शायद उसकी मदर का ये मैसेज डॉयल को उसके एविडेंस तक पहुंचा सकता था। बाद में पार्क जे सेंग को अपने सेक्रेटरी से पता चलता है कि इनक्विन और इंजू डॉयल की मदर से मिलने जेल में गई थी, इसीलिए वो डॉयल के पीछे कुछ आदमियों को लगाने के लिए कहता है और अब वो इंजू से छुटकारा पाना चाहता था। ये सब सुन के उसकी सेक्रेटरी खुश हो जाती है। बाद में इंजू डॉयल से मिलती है और उसको बताती है कि वो उसकी मदर से मिलने गई थी और उन्होंने उसके लिए कुछ मैसेज देने के लिए कहा है। ये सब सुन के डॉयल शॉक्ड हो जाता है और वो गुस्से में कहता है कि अब उनका डील ख़त्म और अब दोनों एक साथ काम नहीं करने वाले हैं। लेकिन वो उसको रोकती है और उसे सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में बताती है जो लास्ट टाइम उसके ग्रैंड आंट ने पार्क जे सेंग के फादर के बारे में बताया था। वो कहती है कि उन्होंने कहा था कि पार्क जे सेंग के फादर का इन्वॉल्वमेंट उस क्राइम से है जिसके लिए डॉयल की मदर आज सजा भुगत रही हैं। वो कहती है कि अब उन्हें पार्क जे सेंग से कोई भी नेगोशिएशन नहीं करना है, क्योंकि अब वो जिगरन सोसाइटी का सच पूरी दुनिया के सामने लाना चाहती है और वो उस लेज़र का इस्तेमाल सच सामने लाने के लिए करेगी। और वो डॉयल से कहती है कि ऐसे वो भी अपना रिवेंज ले सकता है। वो मैसेज उसके पॉकेट में रख देती है। ये सब सुनने के बाद डॉयल उसे पेन ड्राइव देता है जिससे शायद उसकी कुछ हेल्प हो सकती थी और वो उसे वार्न करता है कि अब वो इन मामले में इन्वॉल्व हो रही है तो उसे अपनी लाइफ में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इंजू को उस पर ट्रस्ट था और वो जाते जाते उससे कहती है कि उसको पूरा यकीन है कि वो उसका हमेशा साथ देगा। बाद में डॉयल उसी एड्रेस पे जाता है जो उसकी मदर ने इंजू के थ्रू भिजवाया था और वो उसके फादर का एड्रेस होता है। डॉयल अपने फादर से मिलता है और हम देखते हैं कि इनक्विन और जोंगो उसका चुपके चुपके पीछा कर रहे हैं और वो उसके फादर के ठिकाने पे पहुंच जाते हैं। बाद में इन्हें उस मॉडल के बारे में सर्च कर रही होती है कि उन्होंने ऐसा मॉडल क्यों बनाया। दूसरे साइड पार्क हीरोइन को उसकी मदर की टेंशन हो रही थी कि कहीं उसकी मदर बंद दरवाजे के पीछे खुद को मार ना ले। नेक्स्ट मॉर्निंग इन्हें कहीं जा रही होती है तो पार्क हीरोइन की मदर अपने रूम से उसकी तरफ एक पेपर रोल करके फेंकती हैं। बाद में इन्हें वो नोट इंजू को सेंड करती है जिसमें पार्क जे सेंग की वाइफ ने लिखा था कि उसके हस्बैंड ने उसे रूम में कैद कर दिया है और इस टाइम उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा डेंजरस है और वो वहाँ से निकलने के लिए इंजू की हेल्प मांगती है और कहती है कि वो कुछ कैश रेडी रखे और सिंगापुर जाए। कुछ टाइम बाद वो जैसे तैसे करके निकल जाएगी और वो दोनों बच्चों को लेकर सिंगापुर आएगी। बाद में पार्क जे सेंग इन्हें को लेकर एक बिल्डिंग के ऊपर जाता है जिसे कुछ टाइम बाद गिराया जाने वाला था ताकि न्यू बिल्डिंग बनाया जा सके। वो उससे कहता है कि किसी भी न्यू चीज को बनाने के लिए पुरानी चीजों को मिटाना पड़ता है और अगर वो पार्क फैमिली का हिस्सा बनना चाहती है तो उसे भी अपनी पुरानी फैमिली को भुलाना होगा। और वो उससे कहता है कि आगे जाकर बहुत बेकार समय आने वाला है तो वो देखना चाहता था कि इन्हें कितना स्ट्रांग रह पा रही है। दूसरी साइड इनक्विन और जोंगो डॉयल के फादर के ठिकाने पे पहुंच के रास्ता पूछते हैं कि वो रास्ता भटक चुके हैं क्योंकि वो दोनों उनसे बात करना चाहते थे। लेकिन जब उनकी बात नहीं बनती है तो इनक्विन अपनी जान की परवाह ना करके एक डॉग के पास बैठ जाती है जिससे वो डॉग उसको काट लेता है। डॉयल के फादर उसे अपने साथ अंदर ले जाते हैं और उसकी ड्रेसिंग कर रहे होते हैं और दूसरी साइड जोंगो उनके रूम में पड़े हुए स्टफ को चेक कर रहा होता है और उनसे इन सब के बारे में पूछता है। लेकिन डॉयल के फादर काफ़ी स्ट्रिक्ट नज़र आ रहे थे और उसे वहाँ का सामान छेड़ने से मना करते हैं जिसे जोंगो बस घूमकर देखने लगता है। बाद में इनक्विन अपनी रियल आइडेंटिटी डॉयल के फादर को बता देती है जिससे उसके फादर गुस्से में उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। यहाँ पता चलता है कि जोंगो के ग्लासेस में हिडन कैमरा इंस्टॉल था और उसने डॉयल के फादर के रूम्स में पड़े सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लिया है। दूसरी साइड इंजू इन्हीं के स्कूल में चुपके से घुस जाती है और वो उससे कहती है कि उसको उसके साथ सिंगापुर जाना है और वो कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं करेगी। इन्हें इंजू से कहती है कि आज उसका बर्थडे है इसलिए वो उसको गिफ्ट दे रही है और वो उसे एक पेन ड्राइव देती है जिसमें कार की वही डैश कैम फुटेज होती है। बाद में इंजू अपने बर्थडे पर अपने लिए एक न्यू ड्रेस बाय करती है क्योंकि वो बचपन से ही अपने बर्थडे के दिन सही से रेडी होना चाहती थी और अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करना चाहती थी। दूसरी साइड डॉयल पार्क जे सेंग से कहता है कि उसने उसके पीछे आदमी क्यों भेजा था, क्या वो उस पर ट्रस्ट नहीं करता है या फिर वो एक ट्रेटर का बेटा है इसलिए। डॉयल उसे अपने फादर का एड्रेस बता देता है और इसके बाद पार्क जे सेंग कुछ आदमियों को उसके फादर को मारने के लिए भेजता है। लेकिन डॉयल के फादर भी कम नहीं थे, वो अपने घर को बॉम्ब से उड़ा देते हैं जिससे सारे आदमी वहीं पे मर जाते हैं। बाद में हम डॉयल को देखते हैं जो एक हैमर को अपने लॉकर में रखता है और ये हैमर वही होता है जिससे उसकी मदर ने उस चेयरपर्सन को मारा था। और इसके बाद वो इंजू से मिलने के लिए जाता है। डॉयल इंजू का ड्रेस देखकर पूछने लगता है कि ये सब क्या है,
जिससे इंजू बताती है कि आई नो तुम्हें ये सब कुछ अजीब लग रहा होगा, लेकिन उसका बचपन से ही सपना था कि वो अपने बर्थडे पर ऐसे ही तैयार होकर अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करे। डॉयल कुछ सोच रहा होता है और यहाँ पता चलता है कि पार्क जे सेंग ने डॉयल से इंजू को मारने के लिए कहा था। डॉयल इंजू से पूछता है कि क्या हवायांग सही में मर चुकी थी, जिसे इंजू कहती है कि उसने अपनी आंखों से देखा था उसकी बॉडी को हैंग होते हुए। जब भी डॉयल उसको एक फोटो दिखाता है कि अभी कुछ टाइम पहले ही इंजू ने सिंगापुर में ऑर्किड फेस्टिवल को अटेंड किया था। ये सब सुन के इंजू शॉक्ड हो जाती है और वो उस फोटो को देखती है, जिससे वो उस लड़की के एंकल पे वही सेम ब्लू ऑर्किड्स का टैटू देखती है जो हवायांग के एंकल पे था, और उसको डाउट हो रहा होता है कि कहीं हवायांग जिंदा तो नहीं है। डॉयल बताता है कि ये लड़की इंजू के नाम पर सिंगापुर में रह रही है और वो दोनों पैसे निकाल पाए या नहीं, पर शायद ये लड़की सारे पैसे निकाल लेगी। ये सब सुन के इंजू सिंगापुर जाने के लिए कहती है क्योंकि अब वो सच का पता लगाना चाहती थी। सो फ्रेंड्स, ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड करूंगी। थैंक यू।